नमस्कार दोस्तों, सोनी विजन चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपसे बात करूंगा कैसे आप अनलिस्टेड शेयर्स की ट्रेडिंग कर सकते हो, खरीद सकते हो, बेच सकते हो। जी हाँ, आप भी ओयो, ओला, उबर ऐसी कंपनीज के शेयर्स को ट्रेड कर सकते हो, खरीद सकते हो। बट कैसे इन कंपनीज के शेयर्स को खरीदा जाता है, बेचा जाता है, अनलिस्टेड मार्केट वर्क कैसे करता है, देखो सिंपल टर्म्स में आपको समझाता हूँ। तीन तरीके से मार्केट ऑपरेट करता है जहां पे लोग इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। पहला होता है म्यूचुअल फंड्स, आप लोग म्यूचुअल फंड से पैसा लगाते हैं। फिर उसके बाद आता है अनलिस्टेड शेयर्स, मतलब प्राइवेट इक्विटी फंड, जहां पे पीएमएस फंड, बड़े बड़े फंड्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। फिर आता है लिस्टेड मार्केट, जैसे रिलायंस जैसी कंपनी होगी जो लिस्टेड होती है, जहां पे लोग पैसा लगाते हैं और बाजार में ट्रेडिंग करते हैं। अब अनलिस्टेड शेयर के बारे में हो सकता है आपने कम सुना हो। देखो, टाटा सन्स दुनिया का या हिंदुस्तान का सबसे महंगा अनलिस्टेड शेयर है। आज के टाइम में टाटा सन्स का एक शेयर 1 करोड़ रुपए का है, तो ये अनलिस्टेड की कैटेगरी में आता है। अब कहाँ आप अपना पैसा लगा सकते हो, कैसे लगा सकते हो और उसको ग्रो कर सकते हो, देखो मैं आपको इस वीडियो के अंदर एडवाइस भी करूंगा, एक्सप्लेन भी करूंगा बहुत अच्छे से। देखो होता क्या है, मार्केट के अंदर जो बड़े प्लेयर्स होते हैं, शार्क्स जिनको हम कहते हैं, जो स्टार्टअप के फाउंडर्स होते हैं, जो बहुत जल्दी पैसा बनाते हैं, क्योंकि मैं काफ़ी सारे इन्वेस्टर से, वीसी से मिलता भी हूँ, मैंने कुछ स्टार्टअप्स में पैसा भी लगाया है, तो मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा। देखो, जो इन्वेस्टर माइंडसेट का बंदा होता है, जैसे अमन गुप्ता, बोर्ड के फाउंडर की बात करूं, रितेश अग्रवाल की बात करूं या अश्विनी ग्रोवर की बात करूं, तो जो स्टार्टअप के फाउंडर्स होते हैं ना, ये डायरेक्ट कंपनी की इक्विटी में घुसते हैं। उसका रीजन भी आपको एक्सप्लेन करता हूं क्यों। ये म्यूचुअल फंड की तरफ नहीं जाते। मैं जितने भी स्टार्टअप फाउंडर से मिलता हूँ, इन्वेस्टर से मिलता हूँ, वो म्यूचुअल फंड को लास्ट ऑप्शन देखते हैं, बट वो सबसे पहला ऑप्शन देखते हैं स्टार्टअप्स को, मार्केट को और एफडीज को। इसका भी आपको रीजन बताऊंगा मैं इस वीडियो के अंदर। देखो उनका कहना क्या है, हमारा टाइम स्पेन बहुत कम है, हमें जल्दी पैसा बनाना है, तो म्यूचुअल फंड में मैक्स टू मैक्स 10%, 12%, 15% हमारा पैसा बनेगा। तो वो म्यूचुअल फंड के सबके चक्कर में नहीं पड़ते हैं, उसके बदले वो पड़ते हैं स्टार्टअप्स के पीछे, जहां पे वो 100x, 200x, 300x, 1000x अपना रिटर्न निकाल सके। और बहुत सारे लोगों ने निकाला भी है। आपको मार्केट में से बहुत लोगों के एग्जाम्पल मिल जाएंगे जिन्होंने बहुत पैसा बनाया। जैसे अनुपम मित्तल ने ओला में पैसा बनाया था, बहुत कम पैसा लगाया था, 3000% का उसको रिटर्न मिला था। इन्फो एज ने भी जोमेटो से बहुत पैसा बनाया। तो बहुत लोग पैसा बनाते हैं इस मार्केट के अंदर, बट लिमिटेड लोग हैं। क्यों? स्टार्टअप का कोई रेगुलेशन नहीं होता, कल को डूब जाए, बंद हो जाए, कोई भरोसा नहीं है। बट यहाँ पे अगर किसी को फास्ट पैसा कमाना है तो वो अनलिस्टेड शेयर्स की तरफ जाता है। वहाँ ये लोग पैसा लगाते हैं, जैसे किसी ने 50 लाख रुपए लगाए और वो 100x में कन्वर्ट हो गया, तो आपको पता है ये अमाउंट आपका 2 से 3 साल में 50 करोड़ रुपए बन जाएगा। अब म्यूचुअल फंड में क्या होता है, अगर आज मैंने म्यूचुअल फंड खरीदा, लेट सपोज 10 लाख का, या एसआईपी कर दी, तो एक तो मैं एसआईपी को बीच में एकदम ब्रेक नहीं कर सकता हूँ, मेरा लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बिगड़ जाएगा। अब मार्केट डाउन चला गया, मेरा म्यूचुअल फंड डाउन चला गया, क्योंकि कभी ऊपर होगा कभी नीचे होगा, तो उस समय पैसे निकालूंगा तो मेरा पैसा खराब हो जाएगा और मेरे पास अपॉर्चुनिटी पड़ी है किसी स्टार्टअप में पैसा लगाने की, तो वहां मैं लगा नहीं पाऊंगा। एफडी में ऐसा नहीं होता है। एफडी में रेट फिक्स चलती है, एनी टाइम आप उसको ब्रेक कीजिए, 1 घंटे में आपके बैंक अकाउंट में पैसा आएगा और ये फटाफट उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लेते हैं। अब लेट सपोज मार्केट में स्टार्टअप ही नहीं है, पैसा कहाँ लगाए, तो ऐसा होता है नहीं किसी भी स्टार्टअप में जाके लगा देंगे। तब ये क्या करते हैं, तब ये ऐसे जगह अपने पैसों को रख देते हैं जहाँ पे वो सिक्योर रहता है और एनी टाइम उसको लिक्विड कर सके। वो किसी प्राइवेट कंपनी के डिबेंचर्स हो सकते हैं, वहाँ का कोई डेप्थ हो सकता है, या फिर ये बैंक एफडी में डाल देते हैं, वहाँ से ये फटाफट उसको एनकेश करते हैं। अब म्यूचुअल फंड कौन से लोग ऑप्शन को एक्सप्लोर करते हैं, वो लोग एक्सप्लोर करते हैं जिनको लॉन्ग टर्म में पैसा चाहिए, 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद। आपका बच्चा या आपकी फैमिली आपने उनके नाम पे चालू कर दिया, सब जारी, हर महीने आप नौकरी पेशे पे हो, सैलरी पेशे पे हो, 10-10 हज़ार, 15-15 हज़ार, 25-25 हज़ार, या फिर आप में डिसिप्लिन नहीं है इन्वेस्टमेंट करने का, तो उनके लिए म्यूचुअल फंड सबसे बेस्ट रहता है। बट ये लोग हायर रिटर्न चाहते हैं, इनको 100x, 200x, 300x मनी चाहिए होता है 2 से 3 साल में। वहां पे ये रिस्क लेते हैं, कंपनी के फंडामेंटल्स को स्टडी करते हैं और अपना पैसा लगाते हैं। अब जो म्यूचुअल फंड्स भी होते हैं ना, आप एक चीज ध्यान रखना, म्यूचुअल फंड के जो ओनर्स होते हैं, कंपनीज होते हैं, वो आपके लिए म्यूचुअल फंड नहीं चलाते हैं। आपको तो खाली वो एक रिटर्न दिखाते हैं 10 से 12% का, या आप एफडी में जाओगे 7%, हमारे पास आओगे 12%, बट आपका पैसा रिस्क पे। तो पैसा बनाता कौन है इन कंपनीज में एक्चुअली में? देखिए क्या होता है, जो कंपनी के प्रमोटर्स होते हैं, जिनके हाथ में कंट्रोल होता है। अब जैसे अंबानीज है, अंबानीज के जो मुकेश अंबानी जी हैं, वो पैसा विड्रॉ ही नहीं करते, सैलरी विड्रॉ ही नहीं करते, तो लग्जरी गाड़ियां कहाँ से आती है, घर कहाँ से आते हैं, इतना ये ट्रैवल कैसे करते हैं, लाइफस्टाइल मेंटेन कैसे होती है, जब बंदा पैसे ही नहीं निकाल रहा। देखो ये हर चीज को कंट्रोल करता है। अगर इनके पास ट्रस्ट है, प्राइवेट लिमिटेड के मैक्सिमम शेयर्स है, वहां से इनका पूरा कंट्रोल चालू हो जाता है। तो ये जो चाहे वो कार है उस ट्रस्ट से खरीद सकते हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से खरीद सकते हैं। जब तक इनके पास मेजोरिटी शेयर होल्डिंग है, बोर्ड सीट है, पावर है, तब तक ये डिसीजन ले सकते हैं। जब इनके हाथ से बोर्ड सीट चली जाएगी, पावर चली जाएगी, मेजोरिटी शेयर्स चले जाएंगे, फिर इनके पास वो पावर नहीं रहेगी। अब आप लोगों ने पैसा लगा दिया,
एक्चुअली में जो मार्केट में पैसा रिस्क पे चल रहा है वो आप लोगों का चल रहा है। जब शेयर मार्केट में पैसा लगाते हो रिस्क आपकी है, म्यूचुअल फंड में भी रिस्क आपकी है। ये लोग सैलरी के फॉर्म में, बोनसेस के फॉर्म में, इंसेंटिव्स के फॉर्म में, या अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन करना तो कारें खरीद ली, घर खरीद लिए, उसी से आगे इन्वेस्टमेंट कर दिए, किसी को बेनिफिट प्रोवाइड कर दिया, वहां से सारा पैसा निकाल लेते हैं। अल्टीमेटली रिस्क पे ये लोग नहीं होते हैं, रिस्क पे आम इन्वेस्टर होता है। इस चीज का ध्यान रखना। स्टार्टअप में भी ऐसा ही होता है, जो स्टार्टअप फाउंडर फंड रेस करते जाता है, एक टाइम बाद तो मार्केट के पैसों पर इतना डिपेंडेंट हो जाता है कि अब वो खुद का पैसा तो लगाएगा नहीं। कंपनी कल को डूब गई, वो तो सैलरी विड्रॉ कर ही रहा था, अपनी कहीं असर्ट और बना ही रहा था, और स्टार्टअप में उसके इन्वेस्टमेंट होते हैं, वहां से वो फ्यूचर में पैसा कमा जाता है। भले ही कंपनी डूब जाए, इन्वेस्टर्स का, मार्केट का पैसा चले जाए। तो इस चीज को ध्यान रखना, जब तक पैसा आपके बैंक अकाउंट में, वो आपका पैसा है। एक बार आपके बैंक अकाउंट से पैसा निकल गया, इन्वेस्टर की कंपनी में चला गया, मार्केट में चला गया, फिर सारे रिस्क आपकी होती है। इस चीज का ध्यान रखना। तो आपको बहुत अच्छे से सोच समझ के अपने पैसों को इन्वेस्ट करना है, अच्छे से लगाना है, तभी आप तेजी से अपने पैसों को मल्टीप्लाई कर पाओगे। दूसरों पे डिपेंडेंट मत रहो। यूट्यूब पे वीडियोस आती है बहुत सारी कि इस स्टार्टअप में लगा दो, इस आईपीओ में लगा दो, इधर लगा दो, उधर लगा दो, इस म्यूचुअल फंड में लगा दो, आप इतना अमीर बन जाओगे, 1 करोड़ कमा लोगे, 10 करोड़ कमा लोगे। आप ये सोचो अगर ऐसा ही होता कि भाई मैं 10,000 20,000 रुपये लगा के कोई 5 करोड़ 4 करोड़ 10-10 करोड़ म्यूचुअल फंड में कमा रहा है, 15-20-25 साल बाद कमा रहा होगा, बट वहाँ कोई ना कोई लूप होल होगा, कैच होगा, जो आपके ऊपर वाले को पैसा कमा के देगा, उसको प्रॉफिट देगा, आपको खाली 10% रिटर्न पकड़ा के छोड़ देंगे। एक्चुअल जब कैलकुलेशन आप करने बैठोगे ना, क्योंकि ऊपर के लोग बहुत स्मार्ट होते हैं जो आपसे पैसा कमाते हैं। अब अगर आपको शेयर्स बाय करने हैं, स्विगी जैसे अभी अपने शेयर्स अनलिस्टेड शेयर है बेच रहा है या बोर्ड बेच रहा है, तो कैसे आप बाय कर सकते हो? एक प्लेटफॉर्म है इनक्रेड मनी करके, यहाँ पे बहुत सारे आपको प्लेयर्स मिल जाएंगे, प्री लिस्टेड आईपीओ यहाँ से आप उठा सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो और उन कंपनीज में अपना पैसा लगा सकते हो। बट एक चीज का ध्यान रखना, यहाँ पे सेबी का कोई रोल नहीं होता है। सेबी उन कंपनीज को रूल करती है जो बीएससी पे जाते हैं, एनएससी पे जाते हैं या एसएमई आईपीओ की तरफ जाते हैं, वहाँ सेबी का रोल आ जाता है। यहाँ पे सेबी का कोई रोल नहीं होता है, तो आपकी रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, फिगर फेक्स भी हो सकते हैं। यहाँ पे रोल रहता है एमसीए का। एमसीए अब हर 3 से 4 महीने में ऑडिट करने लगा है, तो यहाँ पे मेन रोल रहेगा एमसीए का, नॉट की सेबी का। फिर उसके बाद जैसी कंपनी का आईपीओ निकलेगा तो आप शेयर्स एकदम नहीं बेच सकते हो, आप बेच सकते हो मिनिमम 6 मंथ्स के बाद। क्यों? प्रमोटर्स का एक रूल अप्लाई होता है कि अगर मैं किसी कंपनी का प्रमोटर हूं तो मुझे आईपीओ लिस्टिंग के बाद 6 महीने का मिनिमम वेट करना पड़ेगा। तो अब मैंने लिस्टिंग के पहले मैंने भी शेयर लिए थे एक आम आदमी ने, तो वो भी प्रमोटर की कैटेगरी में काउंट हो जाएगा, उसके ऊपर सेम रूल अप्लाई हो जाएगा और उसको मिनिमम 6 महीने का वेट करना पड़ेगा। वो नहीं करता है तो फिर वहां पे कोई उसके लिए ऑप्शन नहीं है। और एक चीज का ध्यान रखना, अगर मैंने अनलिस्टेड कंपनी के शेयर खरीद लिए, कल को उसका आईपीओ नहीं निकला और मुझे सामने वाला खरीदने वाले नहीं मिला, मतलब कोई दूसरा बायर नहीं मिला, तो मेरे शेयर वहीं के वहीं पड़े रह जाएंगे। यहाँ शेयर होते प्राइस पे नहीं बिके, कंपनी डूब गई, फ्रॉड हो गया, फाउंडर की डेथ हो गई, फाउंडर एग्जिट मार गया, तो मेरे पैसा डूबने के चांसेस हैं। बट वीसी फंडेड स्टार्टअप जब होते हैं तो मैक्सिमम चांसेस वहां पर रहते हैं, क्योंकि रेगुलेशन बढ़ जाती है, बिग 4 ऑडिट में इन्वॉल्व हो जाता है, कंपनीज का अच्छे से ध्यान रखा जाता है, हर चीज़ की ऑडिट होती है, प्रॉपर एसओपीज को फॉलो किया जाता है, फिर चांसेस भले कम हो जाते हैं। बट हाँ, अगर मेरे पास अनलिस्टेड कंपनी के शेयर्स हैं तो मैं आईपीओ से ज़्यादा पैसा अनलिस्टेड कंपनी में इन्वेस्ट करके कमाऊंगा। और अगर उसका आईपीओ अच्छे से निकला, बहुत तेजी से कंपनी ने ग्रोथ करा, तो मेरा पैसा बहुत फास्ट मल्टीप्लाई होने के चांसेस भी होते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपके कोई डाउट, क्वेश्चन है रिगार्डिंग स्टार्टअप, इन्वेस्टमेंट, एनीथिंग, कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, हम लोग सपोर्ट दिया, उसके लिए धन्यवाद।